नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि नेस का दूसरा मॉडल पेपर जारी हो चुका है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का। तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के दूसरे मॉडल पेपर को हम पार्ट 1 देखेंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। इसमें हम 35 क्वेश्चन देखेंगे, 35 नेक्स्ट वीडियो में। पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भारतीय जनता को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देसी वस्तुओं के उपयोग करने को कहा गया। इस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया? तो वो वस्तु हम बाद में पता करते हैं, पहले हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920। आपको सन याद रखिएगा, महीना आपको याद हो जाएगा। आ से असहयोग और आ से अगस्त, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ है? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अभी कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है वहां पर ये पारित होता है। क्वेश्चन में ये है कि भैया असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ, कारण पूछे जाते हैं। तो खिलाफत आंदोलन, आप सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटेन जीता और तुर्की हार जाता है। तो ब्रिटेन तुर्की की बहुत बुरी हालत कर देता है। वहां पर क्या बोलते हैं, खलीफा होते हैं मुसलमानों के, धर्मगुरु, उनका भी बहुत अपमान किया गया। मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब कर दी गई। तो भारत के मुसलमानों ने भी अली बंधुओं ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया और इसके समर्थन के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता होगा। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने क्या किया था? 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग अमृतसर में असंख्य लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या करवा दी। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। तीसरा पॉइंट था रोलेट एक्ट। आपको सभी को पता होगा कि ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित करके एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत वो अगर किसी व्यक्ति पर शक करते हैं या उनको संदेह होता है तो वो उसे बगैर बताए, किसी भी रीजन दिए बगैर उसको जेल में डाल सकते हैं। और उनको जरूरी नहीं कि उसको कोर्ट में पेश करें, बस लो और जेल में उसको डाल दो। तो ये काला कानून था रोलेट एक्ट, कहा था ना अपील ना दलील ना वकील। तो रोलेट एक्ट काला कानून, इसके विरोध में। और अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, शोषणकारी नीतियां थी, उसका विरोध करने के लिए भी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। अब इसमें किया क्या गया, ये तो कारण हो गए। किया क्या? तो ये किया, स्कूल कॉलेज और न्यायालय जाने से मना कर दिया। भैया अंग्रेजी ना स्कूल में हमारे बच्चे जाएंगे, ना हम पढ़ाएंगे, ना कॉलेज में ना न्यायालय में हम जाएंगे, ना हम उस पर काम करेंगे। और नेक्स्ट चीज थी कि जो विदेशी वस्त्र हैं, जो विदेशों से जो कपड़े आ रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी होलियां जलाई गई, मतलब उन कपड़ों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी गई। और कर ना चुकाने की बात की गई कि हम टैक्स सरकार को नहीं देंगे। तो ये सारे इसमें काम किए गए थे। अब कुछ बहुत अच्छा सहयोग आंदोलन चलता है, बहुत ज्यादा जन क्रांति हो जाती है, लोग इससे जुड़ जाते हैं। लेकिन एक घटना घट जाती है फरवरी 1922 को, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, यूपी के गोरखपुर जिले में एक चौरे चौर नामक स्थान है। वहां पर जो भीड़ होती है वो उत्तेजित होकर के या क्रोधित होकर के पुलिस थाने में जो पुलिस होते हैं उनको बंद करके, इसमें जो पुलिस होते हैं उनको जिंदा जला देती है। इस घटना से, इस हिंसक कार्रवाई से महात्मा गांधी इस आंदोलन को तत्काल वापस ले लेते। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, या असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया गया वहां की जो घटना थी वो कहाँ हुई? तो फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जो यूपी में गोरखपुर जिला है, वहां पर पुलिस थाने में जो आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई थी। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का स्थगन किया। मेन चीज क्या क्या याद रखेंगे आप? 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी याद रखिए। क्यों क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन, जलियांवाला बाग का विरोध, रोलेट एक्ट का विरोध, अंग्रेजों की दमनकारी का विरोध। क्या किया? स्कूल कॉलेज न्यायालय को छोड़ दिया, बंद कर दिया, नहीं जाएंगे, ना पढ़ाएंगे, ना बच्चों को पढ़ाएंगे, ना खुद वहां काम करेंगे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और टैक्स ना चुकाया जाना। तो ये चीजें देख के अब अपना क्वेश्चन पे हम वापस आ जाते हैं। तो हमारा सही आंसर है रेडियो, चाय, कपड़ा, चीनी मिट्टी। तो सही आंसर है कपड़ा, यानी कि विदेशी वस्त्र। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने पद के लिए किसके द्वारा चुना जाता है? तो देखो मुख्यमंत्री चुनने का तरीका क्या होता है, उस राज्य में या एमपी का होगा अलग, यूपी का अलग,
बिहार का अलग। तो मान लीजिए अपना एमपी का चुनाव है, इसमें किसके लिए चुनाव होता है? विधायक के लिए चुनाव होता है। किसके लिए? विधायक। तो हर एक विधानसभा से विधायक चुना जाएगा, ठीक है। अब विधायक चुन लिए, विधायकों को वोट कौन देगा? सीधा जनता वोट देगी। तो विधायकों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। समझ में आ गया इतना? अब जितने भी विधायक चुने गए उसमें जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक चुने, जिस पार्टी को बहुमत मिला, वो पार्टी कहलाएगी सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ दल कहलाएगा, ठीक है। और जो पार्टी जीती है उसके विधायक डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी पार्टी से किसको मुख्यमंत्री बनाना है। सिंपल सी बात याद रखिए, आपके स्कूल में इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन में तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, फिर जो टीम जीतेगी वही डिसाइड करेगी ना कि हम में से कौन हमारा मॉनिटर बनेगा। तो सिंपल सी चीज, तो मुख्यमंत्री पद के लिए कौन करेगा? सत्तारूढ़ दल के विधायक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कुछ फसलें ढलान वाली भूमि पर बेहतर तरीके से उगती है, इसीलिए उन्हें पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है। आपको बताना वो फसल कौन सी है। तो वो फसल है चाय। चाय को ढलान वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाके में उगाया जाता है। यहाँ पिक्चर आपको दिख रहे होंगे, ढलान वाली जगह है, ये चाय का बागान है। लोग क्या करते हैं, चाय के बागान में पत्तियां उगाते हैं, फिर पत्तियों को तोड़ करके, सेकंड पिक्चर देखिए ये वाला, इसमें रख करके इन्हें सुखा लेते और फिर चाय की पत्ती बनाते। तो ढलान वाली जगह पे, पहाड़ी वाले इलाकों में चाय कॉफी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ISI आपको चिन्ह दिख रहा है ये वाला? हाँ। तो ये चिन्ह कहाँ लगाते हैं? आपने इसको देखा होगा, कुकर पे देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे देखा होगा, औद्योगिक उत्पादों पे देखा होगा, लगा होता है, देखा है। अभी इसको बदल करके ISI की जगह पे क्या कर दिया गया है? BSI कर दिया है। तो ये है आपका ISI, यहाँ देखो ये वाले चित्र में दिख रहा है ISI, और इसकी जगह पे क्या कर दिया है? BSI। BSI का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI को हम क्या कहते थे? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। अब ये करता क्या था और क्यों लगाया जाता है? तो देखिए, ये एक भारत की संस्थान है जो ये चेक करती है कि जो उद्योगों में चीजें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर वो अच्छी क्वालिटी की है, उनकी क्वालिटी सही है, तो उस पर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। तो जब हम खरीदने जाएंगे तो हमको मार्केट में हमको 10 चीजें मिलेंगी, तो हम ये चेक करेंगे कि इस पर ये चिन्ह है कि नहीं है। अगर ये चिन्ह इस पर है, उस वस्तु पे, उस औद्योगिक वस्तु पे, जैसे आप पंखा खरीदते हैं या अपना कोई और सामान खरीदते हैं औद्योगिक सामान, अगर उस पर ये चिन्ह है तो आप संतुष्ट हो जाइए कि भैया ये चेक्ड है, ठीक है। तो ISI या BSI को हम क्यों लगाते हैं? किसी भी वस्तु की, किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को, क्वालिटी को चेक करने के लिए। सही आंसर आपका डी, गुणवत्ता है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS कहते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। भारत में डिसाइड करने वाली कि ये एक चीज की क्वालिटी कैसी है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये ब्यूरो आता है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान था, अब इसका नाम हो गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है गुणवत्ता। 5 नंबर का प्रश्न देखिए। मेघा अपनी परियोजना का, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को एक शीर्षक देखना चाहती है, एक टॉपिक का जो उसके दिए है उसमें वो टाइटल देना चाहती है। तो उसके क्या टॉपिक हैं? भाषा, धर्म, संगीत और नृत्य। तो इसके लिए सही टॉपिक क्या होगा? आर्थिक गतिविधियां, वातावरण की परिस्थितियां, सांस्कृतिक परंपराएं या फिर राजनीतिक व्यवस्था। तो भैया आर्थिक गतिविधियां क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां में आपकी वो सारी चीजें आएंगी जिससे कोई आदमी पैसा कमाए। जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा है पहला वाला, तो ये आदमी देखो सामान बेच रहा है और पैसे कमाएगा। ये व्यक्ति है ना, किसान है, ये क्यों कर रहा है? ताकि पैसे कमाने के। कूली आपको दिख रहा है, क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। ये डाकिया है, अपना काम क्यों कर रहा है? ताकि पैसे कमाने के लिए है। ये मजदूर काम क्यों करे? पैसे कमाने। तो ऐसे सारी गतिविधियां जिनके द्वारा आप क्या करते हो? जीविका कमाते हो, पैसे कमाते हो, उनको हम आर्थिक गतिविधियों में रखेंगे। वातावरण की परिस्थितियों में आप आसपास के वातावरण के बारे में बताएंगे। सांस्कृतिक परंपराओं में आप क्या बताएंगे? नृत्य के बारे में, नाच। जैसे कि आप ऐसे याद रखिए, आपके स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें क्या होता है? स्टेज पे गाना गाया जाता है, भाषण बोल दिया जाता है, नाच गाना होता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक परंपराएं। और राजनीतिक व्यवस्था में वोट देना, भाषण देना, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपके जो भाषा, धर्म, संगीत और नृत्य किस में जाएगा? इसका सही उत्तर है बी, सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी
गांधी जी के जीवन का एक आंदोलन है जो 12 मार्च को शुरू हुआ और 5 अप्रैल को समाप्त हुआ। इस आंदोलन का नाम क्या है? ठीक है, तो या उस आंदोलन का नाम है दांडी मार्च। क्या है? दांडी मार्च। अब दांडी मार्च के बारे में जान लेते हैं कुछ। दांडी मार्च को 2021 में कितने साल हो गए? अब 2021 में इस साल पूरे 91 वर्ष हो गए। ये शुरू हुआ था 12 मार्च को। देखो, 12 मार्च को महात्मा गांधी ने क्या किया? अपने आश्रम साबरमती से चलना शुरू किया। ठीक है, साबरमती कहाँ है? गुजरात में। तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने चलना शुरू किया अपने 78 अनुयायियों को साथ लेकर के, और 5 अप्रैल को वो कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। कितने दिन लग गए इनको? 12 मार्च से 5 अप्रैल टोटल 24 दिन लग गए। ठीक है, 24 दिन लग गए पूरे। और कितने किलोमीटर चले? ये 388 किलोमीटर चले। इतनी बात समझ में आई? 12 मार्च को साबरमती से चले और कहाँ 5 अप्रैल को कहाँ पहुंचे? दांडी पहुंचे। दांडी पहुंच करके उन्होंने क्या किया? नमक उठाया मुट्ठी में और नमक कानून को तोड़ा। अभी नमक कानून क्या था? तो अंग्रेजी सरकार ने एक कानून बना दिया था कि भैया कोई नमक उठा, जो नमक है उससे उसको बेच नहीं सकता, उसको क्या करके जीविका नहीं कमा सकता। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और इसके बाद यही 6 अप्रैल को उन्होंने जब नमक कानून तोड़ा, 5 अप्रैल को पहुंच गए दांडी। समझ में आ रहा है ना? 12 मार्च को उन्होंने चलना शुरू किया। यहाँ देखो, 12 मार्च, ये दिख रहा है आपको? 1930 को चलना शुरू किया और उसी एक महीने 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच गए। फिर 6 अप्रैल को उन्होंने नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा और उसके बाद शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन अगर आए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो याद रखिए 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। तो किससे कौन सा वो घटना थी? तो साबरमती दांडी वाली थी। नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अभी एक बात और याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ, ये वापस कब लिया। तो 30 की ये घटना हो गई। 31 में ठीक एक साल बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन का समझौता होता है और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक जो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है वो वापस ले लिया गया। और इसके बाद महात्मा गांधी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने भाग लिया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया या कब भाग लिया। तो ये पिक्चर दिख रहा है, महात्मा गांधी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ रहे हैं और ये आपको रास्ता दिखाया है, साबरमती का रास्ता है। इस तरह से होकर कराली जाकर के बाटगाम होकर के ये यहाँ दांडी। 24 दिन की यात्रा थी और 388 किलोमीटर उन्होंने चले। ठीक है, तो सही उत्तर है दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोक्ताओं के लिए विकल्प में वृद्धि का कारण होता है? मतलब ये देखो, ये एक दुकान है, यहाँ से आप जाके शॉपिंग करें, अब आपको उतनी ही चीजें दिखाएगा वो व्यक्ति, है ना? तो आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, जो होगा वही आपको खरीदना पड़ेगा। और एक व्यक्ति है, उसके वो मार्केट जाता है, वहां पे ये देखो बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान में जाता है। यहाँ पे क्या है भैया, अलग अलग जगह के लोग आकर के क्या कर रहे हैं? अपनी दुकान लगाए। तो अब ये व्यक्ति इससे सामान खरीद सकता है, उसको नहीं अच्छा लगा तो दूसरे पे ले सकता है, इसकी कीमत नहीं तीसरे पे जा सकता है। तो क्या होगा, इसके पास कितने सारे चॉइस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया विकल्प में वृद्धि। कब बढ़ेंगी? जब ज्यादा शॉप्स होंगी, ज्यादा उसके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, अब ये होगा कब? ये होगा तब जब अर्थव्यवस्था में उदारीकरण हो, यानी कि दुकान खोलने का या जो बिजनेस करने का ना के जो नियम कायदे हो उनमें थोड़ी ढील हो, थोड़ी सी उदारीकरण हो। उदारीकरण यानी बड़ा दिल, समझ रहे हो ना आप? तो उसमें ढील हो। तो ये आपका सही आंसर इसमें है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो विकल्प कब होंगे? जब उदारीकरण होगा तो ज्यादा दुकानें खुलेंगी, ज्यादा लोग बिजनेस से जुड़ेंगे और फिर उपभोक्ता के सामने यानी कि जो व्यक्ति सामान लेने जा रहा है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नीचे दिए गए नक्शे में भारत की मिट्टी के अनेक प्रकार दिखाए गए हैं। नक्शे को देखकर आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या है? गंगा के मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? इसके लिए आपको मानचित्र देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ। वैसे तो ये गंगा के मैदान ये है, मानचित्र में पता नहीं, ये गंगा के मैदान है और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है आपको, देखो कहाँ गई, ये वाला
जलोढ़ मिट्टी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक ट्रिक, अगर मानचित्र से भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, जब भी किसी नदी का नाम आ जाए, ठीक है, नदी आ जाए, लिख के आ जाए, या नदी का नाम लिख के आ जाए, या डेल्टा लिख के आ जाए, तो आप आंखें बंद करके जलोढ़ मिट्टी लगा देना। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो जल के द्वारा ढोकर लाई जाती है। तो नदी हो, नदी का नाम हो, या डेल्टा हो, तो जलोढ़ मिट्टी। अभी गंगा नदी का नाम आ गया, तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के कुछ हिस्से में हिमानी शुद्ध जल का स्रोत है। हिमानी यानी कि बर्फ, ये दिख रहे हैं ना, ये बर्फ है पहाड़ों पे, यहाँ दिख रहे हैं ना, ये पिघल पिघल के जो पानी बनता है उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन यापन करना। जैसे कि हम नल से पानी लेते हैं, कुआं, हेडपंप, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं ना कुआं है, ना हेडपंप है, और ना ही नल है। तो वहां पे कुछ ऐसे क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, हिमानी के, ये देखो बर्फ है ना, ये पिघल करके पानी में आ रहा ना, तो इस पानी का इस्तेमाल करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो पानी है इसका संचयन करके क्या करते हैं, टंकियों, छोटी छोटी टंकियों में पानी भर लेते हैं। अभी कैसे भर लेते हैं, क्या करते हैं ये लोग, ये पानी पिघलता है पूरे दिन में, रात में तो जमा ही रहता है, दिन में गर्मी पड़ती है सूरज की, तो ये पिघलता है, पिघल पिघल के शाम तक ये पानी पिघल करके वहां तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ से छोटे छोटे वो हिस्से निकाल दे, जैसे देखो ये है ना, इन्होंने पाइप डाल दी है ये, और ये पानी यहाँ जाकर के इनके घर में या कोई टंकी होगी वहां तक जाकर उसमें वो पानी ले लेंगे। तो इस तरह की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करके कहाँ पर पानी का संचयन किया जाता है, तो वो जगह है लद्दाख। कौन सी जगह है? लद्दाख, सी लद्दाख याद रखिए। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाले पहले पिक्चर में, ये पानी जा रहा है पिघल पिघल के। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक को महात्मा का खिताब दिया गया था, उन्हें पहचाने। यानी कि गांधी जी को तो हम महात्मा गांधी बोलते हैं, फिर एक व्यक्ति और है उनको, तो भैया वो व्यक्ति हैं ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले को महात्मा ज्योतिराव भी बोलते हैं। अब इनको महात्मा क्यों बोलते हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत से लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है तो मेरे साथ देखिए। ज्योतिराव फूले ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कहा जाता था व्यक्ति जिन्होंने क्रांति लाई। अभी इनके बारे में देख लेते, पिक्चर आपने सभी देख लिया इनका। ये एक भारतीय समाज सुधारक थे, समाज प्रबोधक थे, विचारक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। देखिए कितनी सारी, ये किताबें लिखते भी थे, विचार भी इन्होंने दिए, समाज के लिए काम करते थे, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले, इन्हें महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1893 में महाराष्ट्र में इन्हें सत्यशोधक समाज नाम की संस्था का गठन किया गया। और क्यों? क्योंकि इन्होंने, ये समाज में उस समय महिलाओं और दलितों की बहुत बुरी स्थिति थी। अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी, पहले तो बाल विवाह हो जाता था, छोटी सी बच्ची 8, 9, 5 साल की बच्ची शादी कर देते थे, और किसी कारणवश उसका पति मर जाता है। अब उसकी उम्र भले ही 5 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो या 15 साल हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, विधवा हो गई वो, तो उसको या तो उसके पति के साथ जला दिया जाता है। पति तो मरा है लेकिन वो क्या है, जिंदा, तो सती प्रथा हो जाती थी। लड़कियों को पढ़ाना नहीं है भैया, लड़कियां सिर्फ काम करेंगी, पढ़ाई पे उनका कोई उद्देश्य नहीं है। विधवा हो गई हो, आपकी भली 5 साल की उम्र है, बच्ची है, शादी कर दी, वो विधवा हो तो पूरी जिंदगी उसको विधवा का जीवन जीना पड़ेगा, बाल मुंडवाने पड़ेंगे, आप कुछ अच्छा खा नहीं सकते हो, अच्छा पहन नहीं सकते हो। उसके साथ साथ दलितों की स्थिति भी बहुत खराब थी, अलग उनका कुआं था, आप छुआछूत बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने कहा कि समाज में शुद्धता, सत्यता तभी आएगी जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जब उसकी सोच खुलेगी कि वो कर क्या रहा है। तो इन्होंने महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। वो कहते थे सभी लोग पढ़ें ताकि दिमाग खुले, सही गलत क्या है समझ में आए आपको, ठीक है। और एक बात विशेष याद रखिए, इनकी पत्नी का नाम था सावित्री बाई फूले। याद रखना, ये भारत की पहली महिला टीचर है। तो इन्हीं की वाइफ है जो पहली महिला टीचर, और अपनी वाइफ को भी इन्होंने ही पढ़ाया और इन्होंने ही टीचर बनवाया, ठीक है। इसीलिए इनको महात्मा कहा जाता है। वास्तविक महात्मा, वास्तविक देवता ये है। तो सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी। नेक्स्ट सही आंसर आपको पता पड़ गया ना, बी ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पोस्टर में देखेंगे, बिन बुलाए भारतीय मेहमान साइमन कमीशन वापस जाओ, ये कब हुआ? तो देखिए 1928 की बात थी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, लोग, भारतीय लोग आंदोलन कर रहे हैं कि साइमन वापस जाओ। क्यों कर रहे हैं? साइमन कमीशन कौन था, आइए जानते हैं।
1919 में भारत के लिए कानून बनाए गए, उसे कहा गया भारतीय शासन अधिनियम। किसने बनाए? अंग्रेजों ने, कि हम भारत में इस तरह से शासन करेंगे। तो भारतीय शासन अधिनियम कब बनाए गए? 1919 में। अब उसमें ये जो कानून थे भारतीय शासन अधिनियम के, उनमें ये था कि हम 10 साल बाद एक कमीशन बनाएंगे और चेक करेंगे कि वो जो कानून है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक संवैधानिक आयोग का गठन करने का प्रावधान था। ठीक है, आयोग को ये देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा और जो शासन है, उत्तरदायी शासन है, वो किस दिशा में प्रगति कर रहा है। क्या वो सही से भारतीय जनता का, मतलब ऐसा तो नहीं उनके साथ अन्याय हो रहा हो, दुराचार हो रहा हो। अब ये तो था इनका कमीशन, भारत आया। अब दिक्कत क्या हुई, इस कमीशन में 7 मेंबर थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। भारतीयों का ये था कि इसमें क्या हूं, भारतीय सदस्य हूं, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। सही उत्तर है 1928। 1928 में ये भारत आया था और भारतीयों ने हर जगह इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़ी इलाकों में घरों को कई बार बांस के लट्ठों पर बनाया जाता है क्योंकि वहां की जमीन गीली होती है। सांप, बिच्छू, जोक आदि जैसे जीव जंतु का घर भी होता है, तो डर रहता है भैया। अब थोड़ा फिर से पिक्चर देख लीजिए आप, ये देखो, ये बांस के लट्ठों पे घर बनाए जाते हैं। यहाँ की जमीन अभी सूखी दिख रही है, वास्तव में गीली रहती है और डर रहता है कि जोक ना, सांप आप अंदर ना घुस जाए। तो ये वाला पिक्चर देख लो। तो चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे जमीन गीली कहाँ होगी, जहाँ बारिश ज्यादा होगी। तो इन चारों में से ज्यादा बारिश कहाँ होती है? आपको पता है मानसिन राम, चेरापूंजी, दुनिया में सबसे ज्यादा यहाँ बारिश होती है। कहाँ पड़ता है वो 7 बहनों वाला इलाका है, वहां पे ही पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सही आंसर आपको पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश। ए अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है, जहां पे मकान बांस के लट्ठों पर बनाए जाते हैं। 13 नंबर का देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया है जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है? इसमें हमें समझना सिर्फ इतना है कि लैंगिक समानता क्या है। लैंगिक समानता यानी कि लिंग के आधार पर समानता, यानी कि लिंग यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। इस बात को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा कथन है? ठीक है, जहां पे समानता की बात होगी वो आपका सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं। ए, महिलाओं को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने की कोशिश करनी चाहिए और पुरुष की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों की बराबरी की बात चल रही है, सही है। दूसरा, नौकरियां दुर्लभ होने की परिस्थिति में पुरुषों को महिलाओं की तुलना में नौकरी करने का ज्यादा अधिकार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया जा रहा है, तो बराबरी की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। सी देखेंगे, महिला सशक्तिकरण पुरुषों को कम महत्व देने का से होता है। तो यहाँ पे भी कम ज्यादा की बात चल रही, कम महत्व ज्यादा महत्व, तो ये भी बराबरी की बात नहीं है, सी भी गलत। डी देखेंगे, राजनीतिक नेता बनने के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर योग्यता है। फिर से पुरुषों को बेहतर योग्यता वाली बात, तो बराबरी की बात नहीं है, तो डी भी गलत। तो सही आंसर आपका ए, महिलाओं को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने की कोशिश करनी चाहिए और पुरुष की तरह ही सरकार में भाग लेना चाहिए। 13 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी को निम्नलिखित मसलों से कष्ट हुआ। तो भाई ऐसा कौन सा मसला था जिसके कारण गांधी जी को कष्ट हुआ और कब? दक्षिण अफ्रीका, ये वही दक्षिण अफ्रीका जहां पे रंग भेद होता था, रंग के आधार पर भेदभाव होता और नेल्सन मंडेला की बात होगी। अब ऑप्शन देखते हैं, गांधी जी को किससे दिक्कत थी? वातावरण का प्रदूषण, गोरे लोगों का शासन, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति, धार्मिक सहिष्णुता की कमी। तो इसमें सही उत्तर है आपका सी, भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति। उस वक्त जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब भारतीयों की स्थिति बहुत अपमानजनक थी। उनको काला कहा जाता था, कुत्ते शब्द और अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। बहुत सी जगह उनका जाना वर्जित था, वो ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं, वो हाई क्लास सोसाइटी में नहीं जा सकते, और भी ऐसी बहुत सी चीजें थी। तो भारतीय लोगों की अपमानजनक स्थिति से गांधी जी को बड़ी दिक्कत थी, कष्ट था। 15 नंबर का प्रश्न, लगभग 50% मनुष्यों की आबादी पृथ्वी के केवल 10% भूमि के क्षेत्र पर ही रहती है और इसकी विशेषता एक समान है। आपको बताना है कि वो 10% भूमि कौन सी है। इसका सही आंसर आपको इस पिक्चर में देख करके समझ में आएगा। आपको यहाँ पहाड़ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये पहाड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई रहता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा जंगल सा दिख रहा है, यहाँ कोई रह रहा है, जब पास में ज्यादा लोग नहीं रह रहे, ये ढलान वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कोई रह रहा है नहीं रह रहा। तो आपको लोग कहाँ दिखाई दे? देखो ये नदी दिख रहे हैं,
ये नदी दिख रही है, तो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं। फिर यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, समुद्र दिख रहा है आपको, ये समुद्र समुद्र दिख रहा है, तो ये कितनी सारे ये व्हाइट व्हाइट से दिख रहे हैं मकान है, ये समुद्र के पास। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर आबादी समुद्र और नदी के तट, नदी के किनारे पर रहना पसंद करती है, क्योंकि उनको पीने का पानी और खाने के लिए साधन मिल जाते हैं। तो नदी और समुद्र तट के किनारे ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं। और उसके बाद उपजाऊ मैदान और समतल जगह, याद रखना, समुद्र, नदी तट, उपजाऊ मैदान, समतल जगह, जहां पे ये आएगा आप लगाएंगे। तो ए, समुद्री तट व नदी तट। 16 नंबर का देखेंगे, बिजली के करघे का आविष्कार। यानी कि करघा यानी कि होता है कपड़े बुनने की मशीन, उसे करघा कहते हैं। तो वो बिजली से चल रही है, बिजली से चलेगी तो बहुत जल्दी जल्दी चलेगी, तो उससे क्या हुआ, कारखाना प्रणाली शुरू हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब बहुत ज्यादा पैदावार कम समय में होगी, तो हमको पैदा करने के लिए कच्चा माल भी ज्यादा चाहिए होगा। साथ ही साथ जो वस्तुएं बनी, जो सामान बना, उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो इसका सही उत्तर ए है, कच्चा माल और बाजार की खोज। नेक्स्ट 70 नंबर, नीचे दिखाया गया जानवर आमतौर पर चिरू नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में एंटीलोप भी बोलते हैं। इस एंटीलोप का नाम क्या है, चिरू। तिब्बत में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऊन के लिए इसका बहुत शिकार किया जाता है। देखो यहाँ पिक्चर में देखेंगे, ये इसके जो पेट आपको दिख रहा है ना, अंडर बेली और नेक के नीचे बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसके बाल है, और इसके बालों से क्या बनती है, ऊन बनती है। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा चिरू का शिकार किया जाता है। विश्व संरक्षण संघ ने इसे लुप्त प्राय सूची में रख दिया है। भारत में ये कहाँ मिलता है, तो भारत में ये मिलता है लद्दाख और कश्मीर में। वैसे भी याद रखना, आपको बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, तो ठंडे इलाकों में ये मिलेगा आपको, तो लद्दाख कश्मीर में। चिरू एक तिब्बतियन एंटीलोप है, यानी कि हिरण की प्रजाति का है, और ये अब तो लुप्त प्राय जानवर है। भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसके बालों के लिए इसका शिकार किया जाता है, और इससे दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की ऊन, यानी कि शहतूश, जिसे कहते हैं किंग्स ऑफ वूल, वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु औद्योगिक क्रांति के दौरान उद्योग के काम के लिए अधिक मांग में थी। यानी कि आपको 4 ऑप्शन बताने हैं और इनमें से चुनना है कि वो कौन सी वस्तु थी जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था औद्योगिक क्रांति के समय। ठीक है, तो पहला बॉक्साइट है, दूसरा कोयला है, सोना है, कोबाल्ट है। तो अब यहाँ नीचे के पिक्चर्स देखो, ये देखो, ये मशीनें हैं उस समय की, ये देखो, ये मशीनें आपको दिख रहा है ना, ये आपको इंजन दिख रहा है ट्रेन का। तो ये जो सारी चीजें थी, ये लोहे की बनी थी। तो अगर लोहा होता तो हम कहते लोहे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। फिर अब मशीन बन गई, तो काय की वो मशीनें चलती कैसे थी, तो उस समय बिजली तो होती थी, वो चलती थी कोयले से। कैसे चलती थी, कोयले से। तो सारी मशीनों को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। इसी कारण से हमारा सही आंसर बी कोयला होगा। तो औद्योगिक क्रांति के समय जो सबसे ज्यादा वस्तु मांग में थी, वो थी बी, आपका कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि लकड़ी, ऊर्जा की बात करें हम, जिसकी प्राकृतिक रूप से फिर से पूर्ति हो सकती है, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीकरण संसाधन। यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन हम एक बार इस्तेमाल कर लें, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, सूरज की आज गर्मी लेके हम बिजली बना लें, फिर कल फिर सूरज निकलेगा, फिर गर्मी बना सकते हैं, फिर सूरज निकलेगा, फिर गर्मी। तो बार बार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इन संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जिस संसाधन की प्राकृतिक रूप से पूर्ति नहीं हो सकती, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं और वो खत्म हो जाए। जैसे कि आपने लकड़ी दी, जलाने वाली लकड़ी की बात करें, तो आपने जला दिया, खत्म हो गई। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, आपने एक बार इस्तेमाल किया, खत्म हो जाते हैं। तो इन संसाधनों को हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहेंगे, गैर नवीकरणीय संसाधन। अब ये तो आपको सब बता दिया इन्होंने। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये देखो, निम्नलिखित में से जो कौन सा संसाधन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ध्यान से उपयोग करें तो वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अगर ध्यान से और अच्छे से इस्तेमाल करें तो क्या होगा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो पहला है लोह, पानी, दूसरा लौह अयस्क, तीसरा पेट्रोलियम, और आखिरी है बहुमूल्य रतन। तो पेट्रोलियम भी खत्म हो जाता है, बहुमूल्य रतन एक बार टूट गया तो फिर बेकार हो जाएगा, टूट गया, खराब हो गया, दोबारा तो उसको आप जोड़ नहीं पाओगे।
ठीक है, लौह अयस्क और पानी। तो इसमें आप सही ऑप्शन लगाएंगे पानी। पानी एक नवीकरणीय संसाधन है और अगर हम इसका सही से इस्तेमाल करें, ध्यान से इस्तेमाल करें, तो ये हमको बार बार मिलता रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ए, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बारडोली सत्याग्रह के कथनों को में कौन सा सत्य पता करने से पहले समझते हैं कि बारडोली सत्याग्रह क्या था। मेन पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 को। याद रखिएगा, तारीख सन याद रखिए। डोली 28, 2/28 है ना, 28 ऐसे कैसे भी याद रखिए। 1928 को हुआ, गुजरात में हुआ था और ये किसान आंदोलन था। हुआ क्या था, जो प्रांतीय सरकार थी उसने जो भू राजस्व था, यानी कि जमीन पे जो किसानों से टैक्स लिया जाता था, वो बढ़ा दिया था। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी आगे देखते हैं क्या हुआ। तो 1928 याद रखिए, 1928 को हुआ, गुजरात में हुआ, किसान आंदोलन था। और तीसरी बात, चौथी बात इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको शुरू किया था। सारे सत्याग्रह महात्मा गांधी से जुड़े हैं, लेकिन याद रखना ये बारडोली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, 1928 गुजरात किसान आंदोलन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद, ये आंदोलन बहुत सफल रहा और इसकी सफलता के बाद महिलाओं ने जो गुजरात की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। यानी कि यहाँ पे जो अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, जो सरदार लगाते हैं, तो एक उपाधि थी जो इस आंदोलन के बाद महिलाओं ने खुश होकर के दी थी। ठीक है, इसको क्यों शुरू किया? क्या तो याद रखना कि जो भू राजस्व था, यानी कि जमीन का जो लगान है, टैक्स है, उसको प्रांतीय सरकार ने बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया? 30% बढ़ा दिया। तो याद रखना, प्रांतीय सरकार ने भू राजस्व बढ़ाया, लगान बढ़ाया 30%। फिर किसान के आंदोलन को देखते हुए, जब आंदोलन ने ना किसानों ने आंदोलन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कहा कि कोई टैक्स पे नहीं करेगा, कोई भी लगान नहीं देगा, हम देंगे ही नहीं, देखते क्या करते हैं ये। तो जब ऐसी स्थिति बनी, तो फिर एक जांच कमेटी बनाई गई बूमफील्ड और मैक्सवेल की सदस्यता में। उन्होंने चेक किया कि क्या होना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि जो 30% लगान बढ़ाया गया है वो गलत है। और उन्होंने इसको उस कमेटी के द्वारा इसको कितना बोलने के लिए किया गया? 6.3% कर दिया गया। 30% लगा रहे थे, लेकिन कितना कर दिया गया? 6.3। तो आप समझते हैं कि बारदौली सत्याग्रह जो था वो सफल रहा, 30 से 6% लगा। ठीक है, ये आंदोलन जो चंपारण आंदोलन और उससे पहले खेड़ा आंदोलन थे, उससे प्रेरणा मिली थी। आगे देखिए, अब क्या हुआ था, एक हिस्सा और सुन लीजिए कि जो गुजरात में जो बारडोली जगह है, वहां पे सन 1925 और 26 में 2-3 साल पहले ही वहां पर भयंकर अकाल पड़ा था। तो सोचिए, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो किसानों की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी खराब थी और ऊपर से प्रांतीय सरकार ने क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, जो कि असंभव था। इसलिए सत्याग्रह किया, इसकी जांच हुई तो इसको गलत ठहरा करके 6.3 इसे कर दिया गया। और बाद में जो बंबई के गवर्नर थे, उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। तो अभी देखते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसे प्रांतीय सरकार के द्वारा भू राजस्व की वृद्धि के विरोध में शुरू किया। बिल्कुल सही, प्रांतीय सरकार ने भू राजस्व की वृद्धि की, तो इसके विरोध में किसानों ने इसको शुरू किया था। तो पहला सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। ये भी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम कोई जो लगान बढ़ाया हम पे ही नहीं करेंगे, चुकाएंगे ही नहीं किसानों ने से कह करके। तो ये हो गया, सही है। मवेशियों और भूमि पर आधारित आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार दबाने में सफल रही। नहीं, ये गलत है। ब्रिटिश सरकार सफल नहीं रही थी। अगर सफल होती तो 30% का 30% बना रहता ना, लेकिन वो कम कर दिया गया था। तो ये गलत है। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व बटोरना जारी रखा। ये भी गलत है। नहीं, उस बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व नहीं बटोरना जारी रखा था, भू राजस्व को कम किया गया था, 30 से 6 कर दिया गया था। तो चौथा भी गलत है। तो आपका सही क्या है? पहला, दूसरा सही आंसर होगा 1 और 2। अब हम ये देख लेते कि बारडोली गुजरात में किस जगह है और जो चंपारण का आया था वो कहाँ है। तो मैप में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, ये शेर जैसा मुंह है, ये शेर जैसा मुंह है,
ये शेर की आंख हो गई। तो ये गुजरात है। गुजरात में याद रखना शेर बहुत मिलते हैं, यहाँ पे गिर है गुजरात में, यहाँ पे शेर मिलते हैं। तो ये शेर जैसा मुंह वाला आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया। और यहाँ ये बिल्कुल नीचे के साइड ये आपका बरदौली है। ठीक है। चंपारण कहाँ है, चंपारण बिहार में है। ये देखो ये रहा आपका चंपारण, और ये आपका कलकत्ता है। अभी पहले राजधानी थी, अब तो पूरा ही पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हो गया आपका। ठीक है। तो बारदौली हमने देख लिया, चंपारण कलकत्ता देख लिया। 1928 याद रखना, गुजरात याद रखना, किसान आंदोलन याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना। इसी के बाद ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। प्रांतीय सरकार ने 30% बढ़ा दिया था, जो कि गलत था, बाद में 6.3 कर दिया गया, और ये आंदोलन बहुत सफल रहा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए समाचार पत्र में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति की तरफ इशारा। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो, दक्षिण अफ्रीका में कहा क्या था, रंग भेद था। रंग भेद पे आपको मैं बता ही चुकी हूँ, इंसान के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि जिसकी चमड़ी का रंग गोरा है, सफेद है, वो महान है, और जिनकी चमड़ी का रंग काला या सांवला है, वो कैसे हैं, निचली जाति के हैं, बेकार है, निकृष्ट है, गुलामी के लिए पैदा हुए। इस तरह की सोच वाले जो था उसे रंग भेद कहा जाता है, यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव। और ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा हुआ, हर जगह ही मिलता है लेकिन दक्षिण अफ्रीका में बहुत। तो बाद में क्या हुआ, क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस रंग भेद की समाप्ति का उचित उदाहरण या उचित वर्णन कर सकता है। रंग भेद समाप्त हो गया, इसका मतलब अब रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग बराबर है। तो पहला है नेल्सन मंडेला, जो कि रंग भेद के शिकार थे, क्योंकि वो काले लोगों में आते थे, के नेतृत्व वाली राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। तो ये आपका सही है जवाब। यानी कि अब जैसे कि गोरों का शासन था, सिर्फ गोरे ही सरकार बनाते थे, अब बताओ नेल्सन मंडेला ने सरकार बना ली लोकतांत्रिक तरीके से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि रंग भेद की समाप्ति हो गई, या भेदभाव नहीं है, कोई भी चाहे गोरा हो चाहे काला हो, सत्ता में चुनाव जीत करके जा सकता है। तो ये सही है। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में बिताकर रिहा हुए। इसका रंग भेद की समाप्ति से हमको कैसे पता चलेगा कि रंग भेद समाप्त हो गया, तो ये नहीं। यूनाइटेड किंगडम ने नेल्सन मंडेला के पक्ष में दक्षिण अफ्रीका में हस्तक्षेप किया, इसका भी कोई विशेष रोल नहीं है। अश्वेत और गोरों के बीच में हिंसक मुठभेड़ हुई, ये भी नहीं। ठीक है। तो सही उत्तर आपका ए है, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में राजनीतिक दल ने लोकतांत्रिक चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूँ कि क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आंसर भी आप निकाल सकते हैं। 50% आप आंसर के नजदीक पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना, थोड़ा सा अपना तर्क शक्ति लगाएंगे तो। क्वेश्चन देखो, ज्वार बाजरा और दालें जैसे शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो शुष्क मतलब सूखे इलाके जहां पे पानी कम गिरता हो। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है। ज्वार बाजरा दालें राजस्थान में उगाए जाते हैं, सबसे सूखा इलाका राजस्थान ही है इन चारों में। तो नेक्स्ट देखेंगे, 1900 से 1940 के बीच में क्रांतिकारी कार्यकर्ता। क्रांतिकारी कार्यकर्ता वो लोग थे, वो बना भारतीय लोग कह सकते हैं आप, या फिर राष्ट्रभक्त थे, जो आजादी को बलपूर्वक लेना चाहते थे। वो कहते थे कि आजाद देश हमारा है, देश के संसाधन हमारे हैं, तो हम इसको पाकर रहेंगे। ठीक है, बलपूर्वक। तो इनके बारे में हमें जो पॉइंट्स दिए हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये नहीं वाला खेल बड़ा हो जाता है, तो याद रखिए नहीं है, यानी कि कुछ बातें होंगी और कुछ बातें गलत होंगी, तो हमें गलत वाली बातों पे ध्यान देना है। क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के बारे में पहला है, उन्होंने भारत और विदेशों में गुप्त समितियों का आयोजन किया। ये बात सही है, क्योंकि ये लोग है ना हिंसक रूप से, या फिर अपन कह सकते हैं क्या बोलते हैं, बलपूर्वक है ना आजादी चाहते थे। तो जो अंग्रेज थे वो इनके पीछे पड़े रहते थे, तो इनको अपने जो क्रियाकलाप थे, जो अपनी गतिविधियां थी, वो गुप्त रूप से करनी पड़ती थी। और इसीलिए क्रांतिकारियों ने भारत में भी और भारत के बाहर यानी कि विदेशों में भी गुप्त समितियां बना रखी थी। नेक्स्ट देखो, उन्होंने विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं पर्चे आदि प्रकाशित किए थे। तो हाँ, वो गुप्त रूप से पत्र पत्रिकाएं और पर्चे प्रकाशित करते थे, ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके। दूसरा भी सही है आपका। तीसरा है, उन्होंने दमनात्मक ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की। ये भी सही है। जो बहुत क्रूर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने कई सारे भारतीयों की को ये ना खून किया, उनको मार दिया,
ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों की क्रांतिकारियों ने हत्या की। जैसे कि हमारे सामने उधम सिंह का उदाहरण है। जनरल लोटायर नहीं था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इतने सारे निहत्थे भारतीयों बच्चों को गोली से भुनवा कर मरवा दिया था। तो फिर उसका बदला लेकर के उधम सिंह बाद में क्रांतिकारी बने और उन्होंने लंदन जाकर के वो जनरल लोटायर की हत्या की थी। तो हाँ, ये सही बात है। नेक्स्ट, उन्होंने सामूहिक जनसभाएं की। तो ये गलत है। देखो, जनसभाएं क्या होती है? सारे लोगों की सभाएं करना, खुले में सभा करना। अगर वो ऐसा करते तो तुरंत उनको ब्रिटिश अधिकारी पकड़ लेते। तो ये चौथा वाला आपसे ऑप्शन गलत है। वो अपनी सारी गतिविधियां गुप्त रूप से करते थे। तो आपका गलत वाला कौन सा? चौथा। तो इसमें आपका सही आंसर भी आपका क्या है? चौथा। आपको गलत ही तो बताना है कौन सा गलत है। तो सी। अब आप चौथा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ठीक है, केवल 4। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपन बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्थान है। इसमें बहुत सारे देश जुड़े हैं, लेकिन इसके स्थायी सदस्य सिर्फ 5 है। देखो, ये जो स्थायी सदस्य है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सिर्फ और सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा है जो नहीं है। तो इनमें से आपका हमारा जो भारत है वो प्रयास कर रहा है इसका स्थायी सदस्य बनने के लिए, पर वर्तमान में वो स्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका आंसर होगा डी। चीन है इसका स्थायी सदस्य, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, पर भारत नहीं है। तो 3 तो चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका होगी। बाकी के 2 कौन है? तो वो देख लीजिए। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो एक चीन है, अमेरिका है और आपका रूस है। ये 3 हो गए। इसके बाद ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन का झंडा है, यूके जिसको अपन बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तो ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कि किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जीवन प्रत्याशा क्या है। जीवन प्रत्याशा मतलब होता है कि कोई व्यक्ति की जीवित रहने की उम्र कितनी होती है। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा हमें देखेंगे इसमें कहाँ है। देखो, कितने साल वो ज्यादा जिंदा रहता है वो। तो देखो, ये 15 साल से कम उम्र रह रहा है, तो ये तो इसकी जीवन प्रत्याशा हम देखो 15 साल रह रहे हैं। ये 15 से 64, जो 65 वर्ष से ज्यादा है, यानी कि ये जीवन प्रत्याशा ज्यादा वाली है। तो ये किसकी ज्यादा है? तो 8, 21, 6 और 12। तो किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा 21। ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा साल जी रहा है? तो 65 वर्ष से अधिक कौन जी रहा है? सबसे ज्यादा जापान। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जापान। ठीक है, तो सही आंसर 25 का बी, जापान। नेक्स्ट है, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने अप्रैल थीसिस में कौन सी मांग नहीं की थी। तो इसका सही उत्तर है कि जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए। नहीं, ये वाली उन्होंने मांग नहीं की थी। जार मतलब जैसे कि वहां पे आपको पता ही है फ्रांस में राजतंत्र था। तो राजतंत्र में एक बार वो ये नहीं, वहां के राजा को जार बोला जाता था। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जार सत्ता में आए। वो क्या क्या चाहते थे? वो चाहते थे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, युद्ध की समाप्ति हो। कहा यहाँ पे हाँ, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, युद्ध को समाप्त किया, जो युद्ध चल रहा है उसे समाप्त किया जाए, और जो किसानों की जमीनें छीन ली गई थी उनको उन्हें वापस कर दिया जाए। इसका सही आंसर डी है, जार सत्ता की पुनः बहाली की जाए। अभी हम जान लेते हैं कि लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी। तो उन्होंने ये देखो, ये लेनिन है यहाँ पर खड़े बैठे, यहाँ पे ये देखिए। तो इनके पहला तो यही था कि जो युद्ध चल रहा है उसे समाप्त किया जाए, जो जमीनें थी जो कुलीन वर्ग ने उनसे छीन रखी थी, या जमींदारों ने जो किसानों की जमीनें छीन रखी थी, वो वापस उनको दे दी जाए, और सारी पावर किसके हाथ में हो जाए? सोवियत के हाथ में आ जाए। यानी कि जो ग्रुप्स हैं हमने बनाए हैं उसमें सारी पावर हो, जार के पास पावर नहीं हो। ठीक है, तो ये अप्रैल थीसिस थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इसको हम अगर समझेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा। आप कैसे, आपने कई बार पढ़ा होगा, फिर भी देख लेते हैं।
तो समय अवधि को पुराने से नए क्रम में बताना है। यानी कि जैसे कि अब मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले 1 आए फिर 2, ये पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब आपको ऐसे दे दिया है, इसको मैं समझाने से पहले आपको समझा रही हूँ। आपको एक 0 दिया है, एक -1 दिया है, एक -4 दिया है, एक 3 दिया है, एक 5 दिया है। अब आपको हम कह रहे हैं छोटे से बड़े में लगाइए। तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे छोटा क्या होगा? -4, फिर उसके बाद आप -1, फिर 0, फिर 3, फिर 5। यही तो क्रम होता है। अब ये मत पूछिएगा ये ऐसे, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में जो संख्या उल्टी चलती है, 0 से भी वो छोटी होती है। तो देखो ये हो गया 0। इससे जो पीछे का समय होता है उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, या शॉर्ट में ई और पू कर देते हैं। और उसके बाद का जो समय होता है 0 के आगे का, उसको हम ईसवी कहेंगे। ठीक है, अब वो 0 क्या है वो देखते हैं। तो अब यहाँ आ जाइए, येलो वाले चार्ट में आ जाइए। देखो, तो ये जो 0 हमने मान लिया, इसको किसको माना? 0 ईयर वो होगा जब ईसाइयों के देवता जीसस का जन्म हुआ। तो जब जीसस का जन्म हुआ तो उसको उन्होंने क्या मान लिया? 0 मान लिया। ठीक है, और फिर उनसे पहले के जो समय थे उनको हम कहते थे कि ईसा के जन्म से 5 साल पहले, ईसा के जन्म से 10 साल पहले, ईसा के जन्म से 20 साल पहले। पहले को अपन क्या कहते हैं? पूर्व। ईसा से 20 साल पूर्व, तो वो उल्टा। ठीक है, तो देखो मान लीजिए आज ईसा 10 साल के हो गए, है ना? कितने साल के हो गए? 10 साल के हो गए, हम मान रहे हैं। और कोई चीज है या उनकी माता जी उन्हें बताती है कि ईसा के जन्म से 15 साल पहले मैंने ये मटका खरीदा था। तो 15 साल पहले, 15 साल पहले, आज ईसा कितने साल के? 10 साल के हैं। 15 साल पुरानी बात हम कह रहे हैं, मटका जो हमने लिया है वो कितने साल पुराना है? 15 साल पुराना, ईसा के जन्म से। तो वो कितने साल पुराना मटका हो गया? तो ईसा का जन्म 15, ये प्लस 10, तो कितना साल पुराना हो गया? 25 साल पुराना। ऐसे आप अपने जन्म से भी कर सकते हो कि मेरा जन्म से, मम्मी कहती ना 5 साल पहले, अभी मैं 15 साल के हुआ। ठीक है, और आपके जन्म से 5 साल पहले कोई अलमारी ली है, तो अलमारी कितने साल पुरानी हो गई? तो कितने साल पुरानी हो गई? 20 साल पुरानी। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, और ईसवी यानी कि ईसा का जन्म हो चुका है उसके बाद। तो हम 2021 में जी रहे हैं। कितने में जी रहे हैं? 2021 में जी रहे हैं। और आपसे हम कहते हैं 100 बीसी, यानी कि बीसी यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। इसका फुल फॉर्म में क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो 100 बीसी तो कितनी साल पुरानी बात हो गई? तो आप उसको इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो गई 21 साल पुरानी बात हो गई। समझ में आ गया? तो बीसी मतलब होता है, यहाँ देख लो, बिफोर क्राइस्ट, और एसी मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, ईसवी हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा ना? अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अरे क्वेश्चन तो रह गया अपना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ईसा पूर्व लेंगे। ईसा पूर्व वाले ये दोनों हो गए। ईसा पूर्व में उल्टे में चलता है, 1500 पहले होना चाहिए था और 1000 बाद में होगा। तो ये 1500 पहले हो गया यहाँ पे। ईसा पूर्व पहले, ईसवी तो बाद में गलत हो गई। ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसवी और 15। ये सी आपका सही है। आंसर कौन सा? सी आंसर आपका सही है। मैं एक बार क्लियर कर देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो ये सी वाला, पहले आप ईसा पूर्व की बात करेंगे, और ईसा पूर्व में आपको 2 दिया है, तो बड़ा वाला पहले आएगा, है ना? बड़ा वाला उल्टा हो जाता ना माइनस में, तो 1500, फिर ये 1000, फिर 1000 ईस्वी, और ये आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कानपुर शहर को कौन सा उद्योग या कौन सा उद्योग गंगा नदी को प्रदूषित करता है? तो यहाँ से आप एक बात याद रखना कि गंगा नदी के किनारे कानपुर है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। और कानपुर शहर के जो उद्योग है वो गंगा नदी को गंदा कर रहे हैं। अब हम समझेंगे क्वेश्चन को। तो ये देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है गंगा नदी, यहाँ पे आपको चीथड़े वगैरह दिख रही है। गंगा नदी कितनी गंदी कर रखी है इन्होंने। तो इसका सही उत्तर है चमड़े के कारखाने। क्या बोलते हैं,
कानपुर में चमड़े के कारखाने बहुत ज्यादा हैं, जिससे जूते, बेल्ट, पर्स, बहुत सारी चीजें बनती है, जैकेटें बनती हैं। तो उससे क्या होता है, उसको धोने से उसके जो चीथड़े हैं, उसकी जो गंदगी है, वो जो गंगा नदी में बहा दी जाती है, और नाले में होकर, ये नाला है, नाले में सारी गंदगी है, और ये सारी गंदगी आगे जाकर किसमें मिल जाएगी, आपकी गंगा नदी में, जो उसको प्रदूषित करेगी। तो कानपुर में गंगा नदी गंदी हो रही है सबसे ज्यादा किसके कारण, चमड़े के कारखाने के कारण, याद रखिएगा। 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विपरीत विचारधाराएं थी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो 20 अपन 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 20वीं शताब्दी के समय एक साइड था अमेरिका, यूएसए, और एक साइड था रूस, यानी कि रसिया लिख लेते हैं हम। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के थे। अब जो यूएसए था वो तो था पूंजीवाद का। पूंजीवाद का मतलब ये है कि व्यक्ति जितना ज्यादा कमाए उतना कमाए, जो जितनी मेहनत करे उतना पैसा कमाए, और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करे, ठीक है। रूस में क्या था, समाजवाद था, साम्यवाद कह सकते हैं या समाजवाद, साम्यवाद, समाजवाद, जिसको इंग्लिश में अपन कम्युनिस्ट कहते हैं। उसका विचार ये था कि आप लोग कमाइए जितना कमाइए, लेकिन सारा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसके पास उतना ही हो जितना उसके लिए जरूरी है, और सरकार क्या करे, टैक्स या अन्य फॉर्म के रूप में उससे सारा पैसा ले ले। सारी फैक्ट्रियां सरकार के नाम से होनी चाहिए, ताकि वो सभी के लिए कपड़ा, मकान और जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सके, ठीक है। तो ये दो अलग अलग विचार थे। तो यूएसए पूंजीवाद की तरफ था, और रूस किसकी तरफ था, साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट के बारे में। तो अभी देख लो, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि क्या पूछा यहाँ पे, सोवियत संघ के द्वारा प्रचारित विचारधारा कौन सी थी। तो ये आपका बी हो गया, साम्यवाद, ठीक है। अमेरिका पूंजीवाद के लिए विचारधारा को मानता था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद। और इन दोनों में इस बात को लेकर इतना ज्यादा टकराव हो गया था कि शीत युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। शीत युद्ध से एक तरह समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, इस पिक्चर को देखना है, और आपको पिक्चर को देख के समझना है कि भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ए खनन हो रहा है, बी खेती हो रही है। अब खेती तो जमीन के अंदर खोद करके कोई करेगा नहीं। जहाज का निर्माण हो रहा है, कोई जमीन के अंदर खोद के जहाज का निर्माण क्यों करेगा भैया, ये आपको कहाँ दिख रहा है। या फिर कपड़े का उत्पादन, तो वही फिर से बात है, फैक्ट्री में उत्पादन किया जाएगा जमीन के ऊपर लगाकर। जमीन के अंदर कोई क्यों घुसेगा, तो जमीन के अंदर घुस के कौन सा काम होगा, ए खनन। खनन मतलब खोद करके खनिज निकालना, खनन। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये लोग हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये पोल्ट्री में सामान भर भर के ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियां बनी है ये। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, खनन। तो दिमाग वाला खेल है बस, खनन। नेक्स्ट 31 नंबर का प्रश्न देखेंगे। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक देश ये एक देश है, कंट्री है एक नंबर, और दूसरी जो कंट्री है उससे इसको डर है कि भाई ये हमला कर देगी, तो उसे सैन्य कार्रवाई करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ये जो ए नंबर का, इसको डर लग रहा है कि हम पर अटैक कर देगा, तो उससे पहले यही अटैक कर दे। और किससे परमिशन लेनी होगी, तो आपको परमिशन किससे लेनी होगी, ए है आपका विश्व रेड क्रॉस, बी है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सी है आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, डी है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो भैया देखो, सुरक्षा की बात है, क्वेश्चन को ही समझना, हमला है, खतरे की भाव है, तो आपको अपनी क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा आपको किसमें लग रही है, आपको डी में। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, भारत नहीं है। 32 नंबर का चित्र देखेंगे। नीचे दी गई तस्वीर कच्छ के रण की है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। इसमें दिखाई गई ऊंट गाड़ी का हम उपयोग कर रहे हैं, और इस गाड़ी का इस्तेमाल करके कौन सी स्थानीय व्यापार के लिए किया जा रहा है। अब वो स्थानीय मतलब वो वहीं मिलती होगी, और कहीं नहीं मिलती होगी, जनरली कहीं और नहीं मिलती होगी। तो पहला नमक, दूसरा कोयला। आपको कोयला कुछ काला काला दिख रहा है क्या, जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं, कुछ खुदा खुदा दिख रहा है, कोयला दिख रहा है क्या। तांबा, तांबा भी जमीन के अंदर से पत्थर ऐसा निकालते, क्या आपको दिख रहा है क्या, या गेहूं जैसे दिख रहा है क्या, नहीं। इसका सही आंसर है नमक। सुनिए क्या होता है, कच्छ के रण के में क्या है, समुद्र से लगा हुआ है, तो ये क्या करते हैं, समुद्र के पानी को सुखाते हैं, और फिर पानी सूख जाने के बाद नमक बचता है। आप सबको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें नमक मिला होता है। तो जो नमक बच जाता है उसको वो साफ करके, प्योरीफाई करके, उसको पैकेट में बंद करके मार्केटिंग करते, बेचते हैं। तो ये नमक समुद्र से निकलता है, ठीक है। तो ए, इसका सही आंसर क्या है, ए नमक।
32 का आंसर ए। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कानून की व्याख्या और उसके उपयोग करके विवादों का निपटारा करने का कर्तव्य किसका है? तो भैया जो भी कानून में कानून की बात होगी, विवादों के निपटारे की बात होगी, तो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, कोर्ट करेगा। ठीक है, तो 33 का डी, कोर्ट बनाया गया है, न्यायपालिका बनाया गया है विवादों के निपटारे के लिए। आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांत का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो भाई आपको पिक्चर में देख रहे हैं, ध्यान से देख लो पहले इनको। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, और इन्हें एटम बम बनाना नहीं चाहते थे वास्तव में ये, लेकिन इनका एक तरह से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं था, पर जो तरीका था जिस तरह से बनाया जा सकता था वो इन्होंने ही बताया था। तो आइंस्टीन ने क्या बोलते हैं, जो परमाणु बम को विकसित किया, तो क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो नाजी सत्ता को बाहर करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इस परमाणु बम का क्या उपयोग होता है? अमेरिका जाता है और जापान पे बम पटक देता है और उसके हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा देता है, और इतनी भयंकर तबाही, इतने लोगों की जान जाती है और कई सालों तक वहां पे आपको पता ही है कुछ भी पैदा नहीं हो पाता। तो इसका 34 का आंसर क्या है? बी, नाजी सत्ता को बाहर करना। अब याद रहेगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये इनके बाल देखिए बहुत बड़े ये थे, क्या बोलते हैं, भौतिकी शास्त्र फिजिसिस्ट थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जब आप ऊंचे अक्षांश से निचले अक्षांशों की ओर जाते हैं तो क्या होगा? तो हम ऐसे ही समझ ले, देखो ये हो गए निचले अक्षांश, क्या है? 0, 1, 2, ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, यहाँ पे आपका 90 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांशों से हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे की ओर जाएंगे। तो क्या होगा? निम्न अक्षांशों की ओर जाएंगे। तो याद रखना, उच्च अक्षांश ये क्या है? पोल्स है, ये पोल्स है ना? पोल्स पे यानी कि ध्रुवों में बहुत ठंड पड़ती है, और जैसे जैसे हम निम्न अक्षांशों पर जाएंगे, यानी कि भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास जाएंगे, तो वहां पर क्या, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहां पे क्या होगी? गर्मी ज्यादा पड़ेगी, जलवायु गर्म होती जाएगी। तो देखिए आप लोग, एक सेकंड में आपको दे दी, सोच के बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। कोई शीतोष्ण क्षेत्र नहीं होते, दूसरा है औसत वर्षा कम हो जाएगी, तीसरा है जलवायु गर्म हो जाएगी, या ज्यादा पहाड़ होंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां पे क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी, जलवायु गर्म होती जाएगी। सही उत्तर है आपका सी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 35 क्वेश्चन देखे, अगले वीडियो में हम 35 क्वेश्चन देखेंगे। मेरा जो डिस्क्राइब करने का मेथड यही होता है कि आप उस क्वेश्चन को, आंसर को याद करने के साथ साथ उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करें। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक